हेमेटोलॉजी का अगला चैप्टर है प्लेटलेट, जिससे आपको पता लगेगा कि कितने ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं हमारी बॉडी में जो डायरेक्टली इस प्लेटलेट के डिसऑर्डर्स के साथ लिंक्ड होते हैं। तो प्लेटलेट जानने से पहले उसका प्रिकर्सर क्या है या प्लेटलेट बनता कहाँ से है, दैट इज गोइंग टू बी अ मेगा कैरियोसाइट। तो मेगा कैरियोसाइट कहाँ मिलेगा? प्रिकर्सर्स जितने भी होते हैं वो हमेशा बोन मैरो में पाए जाते हैं। तो मेगा कैरियोसाइट भी बोन मैरो में होगा, जहाँ से वो प्लेटलेट प्रोड्यूस करेगा। और जो प्लेटलेट ब्लड में आएगा उसका नॉर्मल काउंट कितना होता है? 1.5 to 4.5 lakhs पर mm³। प्लेटलेट के बारे में पढ़ने से पहले हम मेगा कैरियोसाइट के बारे में जान लेते हैं। नॉर्मल मेगा कैरियोसाइट एक जाइंट सेल की तरह दिखता है, जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं। अगर आप इन न्यूक्लियाई का आकार थोड़ा सा बदल दोगे तो अलग अलग प्रकार के मेगा कैरियोसाइट मिलेंगे, जिससे कुछ डिजीजेस के बारे में जाना जा सकता है। यानी कि सबसे पहले अगर जो न्यूक्लियाई है वो एक डियर के हॉर्न्स की तरह दिखना शुरू हो जाए, स्टैग हॉर्न, तो जो डियर के सींग होते हैं बिल्कुल वैसे शेप ले लें, तो वो होता है स्टैग हॉर्न मेगा कैरियोसाइट, जो देखा जाता है ईटी में, दैट इज इसेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया। ध्यान से देखो, थ्रोम्बोसाइट मतलब कि प्लेटलेट की दिक्कत है, तो स्टैगहॉर्न मेगा कैरियोसाइट ईटी में देखा जाता है। अगला है पॉन बॉल मेगा कैरियोसाइट, जिसके अंदर मेगा कैरियोसाइट में केवल 3 न्यूक्लियाई होते हैं। ये एक सिंबल होता है जो बाहर की दुकानें, जहाँ पे आप अपना गोल्ड या अपनी चीजें रख के कुछ पैसे उधार ले सकते हो, उन दुकानों को पॉन बॉल शॉप्स बोला जाता है। उनके आसपास ये 3 मेटालिक बॉल्स होती हैं। तो बिल्कुल वैसा मेगा कैरियोसाइट देखा जाता है माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम में। अगला है क्लाउड लाइक मेगा कैरियोसाइट, जिसके अंदर आप ध्यान से देखो तो आपको ऐसा क्लाउड जैसा अपीयरेंस दिखेगा न्यूक्लियाई का, दैट इज सीन इन पीएमएफ, दैट इज प्राइमरी माइलोफाइब्रोसिस। एंड फाइनली द स्मॉल मेगा कैरियोसाइट, जिसके अंदर साइज छोटा हो गया, दैट इज गोइंग टू बी सीन इन सीएमएल। जैसे कि आप अगर ध्यान से पढ़ो तो सीएमएल थोड़ा थोड़ा स्मॉल की तरह साउंड करता है। तो ये सब तो थे नॉर्मल मेगा कैरियोसाइट्स और उनकी कुछ कंडीशंस। अब आते हैं प्लेटलेट के ऊपर। तो प्लेटलेट का नंबर आप जानते हो। प्लेटलेट का काम क्या होता है, फंक्शन क्या है? और फंक्शन होता है क्लॉट फॉर्मेशन, जो कि टोटल 3 स्टेप से प्लेटलेट ब्लड क्लॉट बनाता है। पहला स्टेप है स्टेप नंबर 1, प्लेटलेट अडेशन, यानी कि ये हमने बनाई एक ब्लड वेसल, और इस ब्लड वेसल की लाइनिंग, जो कि सब लोग जानते हैं, होती है एंडोथेलियल सेल। अब उस एंडोथेलियल सेल पे किसी प्रकार की इंजरी हुई है, तो एंडोथेलियल सेल्स ने क्या अपने अंदर से रिलीज कर दिया? वॉन विलेब्रिन फैक्टर। अब यहाँ पे ब्लीडिंग रोकने के लिए कुछ ऐसे प्लेटलेट्स है जो यहाँ पे आए, और प्लेटलेट्स के ऊपर ये एक रिसेप्टर होता है जिसका नाम है GP1B9। तो GP1B9 आके किसके साथ बाइंड करेगा? वॉन विलेब्रिन फैक्टर के साथ बाइंड करेगा। और याद करने का तरीका है 111, यानी कि हम कौन से स्टेप की बात कर रहे हैं? स्टेप नंबर 1। इसके अंदर GP का कौन सा नंबर यूज होगा? GP1 यूज होगा। और वो किसके साथ बाइंड करेगा? तो वॉन विलेब्रिन फैक्टर को आप 1 विलेब्रिन फैक्टर भी याद कर सकते हो। तो स्टेप नंबर 1 GP1 एंड 1 विलेब्रिन फैक्टर में हमने पहला स्टेप प्लेटलेट अडेशन पढ़ा। पर केवल कुछ हजार प्लेटलेट ले आने से यहाँ पे ब्लीडिंग नहीं रुकने वाली, तो आपको लाखों में प्लेटलेट की ऐसी तादाद में उन्हें लाना पड़ेगा कि ब्लड क्लॉट बने, और अच्छा ब्लड क्लॉट बने जिससे दोबारा ब्लीडिंग ना शुरू हो। तो प्लेटलेट को अपने बाकी फ्रेंड्स को फोन करना पड़ेगा कि वो यहाँ पे आए और उनकी मदद करें। तो फोन करने के लिए स्टेप नंबर 2 बोला जाता है प्लेटलेट सिक्रीशन, यानी कि अगर ये एक प्लेटलेट है तो वो उसके अंदर जो जो मौजूद है वो प्लेटलेट अपने अंदर में से बाहर निकाल देता है, सिक्रीट कर देता है, और वो सिक्रीशन जाके बाकी प्लेटलेट्स को बुला के लाती हैं। तो क्या क्या है एक प्लेटलेट के अंदर? प्लेटलेट के अंदर 2 टाइप के ग्रैन्यूल्स होते हैं, अल्फा ग्रैन्यूल्स और डेल्टा ग्रैन्यूल्स। तो अल्फा ग्रैन्यूल में ध्यान से देखो, एक तो पी अक्षर आता है, तो सारी पी वाली चीजें यहाँ से आएंगी। दूसरा, अगर अल्फा पढ़ो तो एफ वाला साउंड आता है, यानी कि जितने भी एफ फैक्टर्स और पी वाली चीजें हैं वो अल्फा ग्रैन्यूल से निकलेंगी। यानी कि पी से क्या क्या आता है? पी सबसे पहले आता है पी सिलेक्टिन, अल्फा ग्रैन्यूल से आता है। प्लेटलेट फैक्टर 4, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, और ध्यान से देखो फैक्टर फैक्टर और इसके बाद सारे फैक्टर्स, यानी कि फैक्टर 5, फैक्टर 8, फिब्रिनोजन जिसका नाम है फैक्टर 1। तो जैसा कि मैंने कहा था, सारे फैक्टर्स और जो भी पी वाले, पी सिलेक्टिन, प्लेटलेट फैक्टर, PDGF, ये सारे अल्फा ग्रैन्यूल से रिलीज होंगे। दूसरे ग्रैन्यूल्स का नाम है डेल्टा ग्रैन्यूल्स, जिन्हें डेंस ग्रैन्यूल्स भी बोला जाता है। इनसे क्या रिलीज होता है? इसके नाम में ये भी लिखा है। डेंस से आपको याद आएगा कि डेंस से आता है अडेनोसिन, यानी कि डेनोसिन डाइफॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट, ADP ATP। ठीक है। SE से आपको याद आएगा कि इससे आता है सेरोटोनिन। फिर S अलग और E अलग।
एस से सिमिलर सिमिलर मिलता जुलता साउंड करता है सीरम, कैल्शियम भी इसमें से आता है, और ई से आएगा एपिनेफ्रिन। दोबारा पढ़ लेते हैं, अडेनोसिन वाले मॉलिक्यूल्स, सेरोटोनिन इसमें से आता है, फिर सीरम, कैल्शियम और एपिनेफ्रिन भी इसी में से आता है। तो इन लोगों ने जो प्लेटलेट है इसने ये सब क्यों निकाला, ताकि बाकी प्लेटलेट्स बुला सको। तो प्लेटलेट सिक्रीशन तो हो गई, ताकि बाकी प्लेटलेट्स को बुला लिया जाए। स्टेप नंबर 3 दैट इज प्लेटलेट एग्रीगेशन। तो यहाँ पे देखो अब लाखों की तादाद में प्लेटलेट आते हैं ताकि वो आए और यहाँ पे एकजुट होकर ब्लड क्लॉट बनाने में मदद करें। तो यहाँ पे ध्यान रखो, जैसे एक ये प्लेटलेट है और ये इसका दूसरा प्लेटलेट है, तो आपस में जुड़ने के लिए इन दोनों को कुछ तो आपस में ऐसी फेविकॉल या ग्लू लगेगी ना, तभी तो प्लेटलेट आपस में एकजुट होकर काम कर पाएंगे। तो कैसे वो फेविकॉल या ग्लू क्या होती है, उसे बोला जाता है GP2B3A। सो रिमेंबर स्टेप नंबर 3 तक आते आते आपको 2 और 3 वाले GP यूज करने हैं, बट सिर्फ एक प्लेटलेट के पास ये रहा GP2B3 है, एक प्लेटलेट के पास ये रहा GP2B3 है, बट इन दोनों को जोड़ेगा कौन? इन दोनों को आपस में सीमेंट की तरह जो जोड़ने का काम करता है वो है फिब्रिनोजन। तो अब मुझे बताओ स्टेप नंबर 3 यानी कि प्लेटलेट एग्रीगेशन में कौन सा GP मॉलिक्यूल लगेगा? GP2B3A लगेगा, जो कि फिब्रिनोजन के साथ काम करेगा। कभी भी GP1 यहाँ पे मत लिखना, क्योंकि GP1 जो था वो 1 वाले स्टेप में लग गया था। तो अब बन गया ब्लड क्लॉट। अभी तक हमने क्या पढ़ा? सबसे पहला स्टेप था प्लेटलेट एडहेशन, दूसरा था कॉल करना प्लेटलेट सिक्रीशन, तीसरा था प्लेटलेट एग्रीगेशन। अभी जो बना दैट इज नोन एज अ प्राइमरी हीमोस्टैटिक प्लग। मतलब ये ब्लड क्लॉट अभी भी इतना मजबूत नहीं है कि आप इस पे भरोसा कर सको कि ये आपकी ब्लीडिंग रोक देगा। अभी आपको सिर्फ एक टेम्पररी ब्लड क्लॉट मिला है, वो है ये ब्लड क्लॉट। अब इसमें आप कुछ ऐसा करो कि एक परमानेंट ब्लड क्लॉट बन जाए। तो इसमें क्या होता है, एक फ्लिपिंग होती है। इस फ्लिपिंग को बोला जाता है फ्लिपिंग ऑफ फॉस्फेटाइल सेरीन। प्लीज रिमेंबर देयर इज गोइंग टू बी फ्लिपिंग ऑफ फॉस्फेटाइल सेरीन। और इसमें जो जानने वाली बात यह है कि प्लेटलेट के अंदर फॉस्फेटाइल सेरीन होता था, आप बस उसे बाहर लेके आए हो। आप पीएस को, फॉस्फेटाइल सेरीन को बाहर लेके आए हो। क्यों? क्योंकि फॉस्फेटाइल सेरीन के पास क्या होता है? फॉस्फेटाइल सेरीन है एक नेगेटिव चार्ज। आप बस इतना कोशिश कर रहे हो कि आपका ब्लड क्लॉट अब कौन से चार्ज का बन जाए? आपका ब्लड क्लॉट बन जाए नेगेटिव चार्ज का। जानते हो क्यों? क्योंकि जैसे ही नेगेटिव चार्ज आएगा देयर इज गोइंग टू बी एक्टिवेशन ऑफ द क्लॉटिंग पाथवे। क्लॉटिंग पाथवे एक्टिवेट होगा तभी तो अच्छा वाला ब्लड क्लॉट बनेगा। सो अगर आपको क्लॉटिंग पाथवे एक्टिवेट करना है तो नेगेटिव चार्ज लेके आओ। कैसे लेके आओगे? फॉस्फेटाइल सेरीन को फ्लिप करोगे। तो अब जो ये नेगेटिव चार्ज आ गया और क्लॉटिंग पाथवे एक्टिवेट हो गया, तो चलो अब प्राइमरी हीमोस्टैटिक प्लग से वो सेकेंडरी हीमोस्टैटिक प्लग बनाते हैं जो फाइनल वाला प्लग होगा। तो उसके लिए हमें क्लॉटिंग पाथवे की जरूरत है। क्लॉटिंग पाथवे 2 टाइप का होता है, इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक यानी कि जो बॉडी के अंदर से जिसकी शुरुआत हो जाए। तो ये तो हमें दिख रहा है, बॉडी के अंदर से जो नेगेटिव चार्ज अभी अभी हमने पढ़ा, ये नेगेटिव चार्ज जाके क्लॉटिंग पाथवे के इंट्रिंसिक सिस्टम को स्टार्ट कर देगा। और जो बाहर से इंजरी हुई है, जो स्क्रैच लगा है, चोट लगी है, उसकी वजह से जो पाथवे एक्टिवेट होगा वो एक्सट्रिंसिक पाथवे एक्टिव होगा। एक्सट्रिंसिक पाथवे में 2 फैक्टर्स एक्टिवेट होते हैं, वो है फैक्टर 7 और फैक्टर 3। फैक्टर 7 और फैक्टर 3 काम करते हैं। ये दोनों जब काम कर लेते हैं, ये आके 7 और 3 कितना होता है? जोड़ो अगर 7 + 3 10। तो ये आके किसको एक्टिवेट करते हैं? ये एक्टिवेट करते हैं फैक्टर नंबर 10 को, फैक्टर 10। सो रिमेंबर 7 और 3 आके एक्टिवेट करते हैं फैक्टर 10 को। ये था एक्सट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है? इंट्रिंसिक में भी कुछ 10 की कहानी चलाते हैं, 10 ही 10, यानी कि सबसे पहले जो फैक्टर एक्टिवेट होगा वो होगा 12, उसके बाद अगला जो एक्टिवेट होगा वो होगा 11, फिर अगला जो कॉम्बिनेशन एक्टिवेट होगा वो होगा 9 और 8। और जब ये एक्टिवेट हो जाएंगे तो ये भी आके किसको एक्टिवेट करेंगे? फैक्टर नंबर 10। यानी कि जो पूरी क्लॉटिंग पाथवे की कहानी है वो 10 के आसपास घूमेगी। एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या चला? 7 + 3 मैम, 7 + 3 भी 10 होता है, तो इन्होंने आके 10 को एक्टिवेट करा। और इंट्रिंसिक पाथवे में क्या चला? उसमें भी 10 ही 10 चला, 12, 11, 9, 8, उसने भी आके 10 को एक्टिवेट करा। अब जब ये दोनों यहाँ पे आ गए हैं तो मतलब अब एक कॉमन पाथवे बन गया। अब जो भी चलेगा इसके बाद उसे बोला जाएगा कॉमन पाथवे। और कॉमन पाथवे में आपको जो रूल फॉलो करना है वो है रूल ऑफ हाफ। यानी कि 10 का हाफ क्या होता है? 5।
5 का हाफ होता है 2.5, पर 2.5 तो यहाँ पे हो नहीं सकता, फैक्टर 2.5 तो कुछ नहीं होता, तो हम फैक्टर 2 मान लेते हैं। और 2 का हाफ होता है 1, मतलब फैक्टर 10 के बाद अगला जो फैक्टर काम करेगा 10 का हाफ 5, वो क्या करेगा, फैक्टर 2 को एक्टिवेट करेगा, 2a, यानी कि फैक्टर 2 को एक्टिवेट करा। 2 जाके क्या करेगा मैम, वो फैक्टर 1 को एक्टिवेट करेगा, और फैक्टर 1 को ही तो बोला जाता है फिब्रिन। फिब्रिन यानी कि ब्लड क्लॉट। अब आपका वो फाइनल वाला ब्लड क्लॉट बन गया, तो देखो 10, 5, 2, 1 हाफ 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 करा और ब्लड क्लॉट बन गया। बट क्या ये ब्लड क्लॉट अभी भी बिल्कुल स्टेबल और फाइनल ब्लड क्लॉट है? नहीं, ध्यान से देखो, टोटल हमारे क्लॉटिंग पाथवे में 13 फैक्टर काम करने चाहिए। 13 में से मैंने सारे यूज करे, 3 अभी तक यूज नहीं करे, यानी कि मैंने फैक्टर 4, फैक्टर 6 और फैक्टर 13 मुझे नहीं दिख रहा। फैक्टर 6 हम यूज ही नहीं कर सकते क्योंकि फैक्टर 6 कहीं होता ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। फैक्टर 4 हम कहाँ यूज करेंगे? फैक्टर 4 होता है कैल्शियम। तो यहाँ पे जहाँ पे भी आप इस पाथवे में जोड़ बना रहे हो, मतलब यहाँ पर मैम जो 9 और 8 है वो फैक्टर 10 की तरफ जोड़ लेके जा रहे थे, 10 से आगे जो फैक्टर 5 काम कर रहा था, तो जो भी मिलने वाला पॉइंट है ना, वहां पर फैक्टर 4 कैल्शियम काम करता है। उसके अलावा फैक्टर 13 की क्या कहानी है कि जो ये ब्लड क्लॉट बना ना, ये अभी भी फाइनल ब्लड क्लॉट नहीं है। ये वाला जो ब्लड क्लॉट है, अब मुझे इसको बनाना है स्टेबल ब्लड क्लॉट। तो कैसे बनाए इसको स्टेबल ब्लड क्लॉट? इसके लिए हम यूज करेंगे फैक्टर 13। फैक्टर 13 का नाम ही ये बना दिया है कि अच्छा ब्लड क्लॉट को स्टेबल बना रहा है, ठीक है, तो इसको लिख देते हैं फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। इसे बोला जाता है फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, एंड पैथोलॉजी में इसका थोड़ा सा एक फैंसी सा नाम है। इसको एक और नाम दिया गया है, दैट इज लैकी-लोरैंड फैक्टर। तो अगर कोई ऐसा पूछे कि लैकी-लोरैंड फैक्टर क्या है, तो वो फैक्टर 13 ही बोला जाता है। तो अब आपका पूरा पाथवे खत्म हो चुका है और अब आपके पास फाइनल वाला ब्लड क्लॉट बन के तैयार हो चुका है। बट इनमें से जो एक क्वेश्चन आता है वो ये है कि इनमें से वो कौन से फैक्टर्स हैं जो विटामिन के पे डिपेंडेंट होते हैं? 2, 7, 9, 10। सो प्लीज रिमेंबर 2, 7, 9 एंड 10। सो ऐसे तो याद नहीं होगा, बेटर है आप ऐसे याद कर लो। 2, 7, 9, 10 जो है वो विटामिन के डिपेंडेंट है। अब हम आगे चलते हैं कि इन सब चीज़ों को पढ़ने का रीज़न ये था कि हम कुछ टेस्ट कर सकें। सबसे पहले जो हम करते हैं वो है ब्लीडिंग टाइम। ब्लीडिंग टाइम हमेशा प्लेटलेट की प्रॉब्लम को दर्शाता है, मतलब अगर प्लेटलेट का काउंट कम हुआ या प्लेटलेट के फंक्शन या GP1B कुछ प्लेटलेट से रिलेटेड दिक्कत है तो ब्लीडिंग टाइम बढ़ेगा। नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम होता है 2 से 9 मिनट के बीच में। अच्छा, अगर ब्लड क्लॉट के पूरे ही प्रोसेस में दिक्कत है तो क्लॉटिंग टाइम में दिक्कत आएगी। क्लॉटिंग टाइम लगभग 8 से 15 मिनट के बीच में माना जाता है। अगला पढ़ते हैं पीटी और एपीटीटी। पीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? पीटी यानी कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम, पीटी यानी कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम, और पीटी मेजर करता है एक्सट्रिंसिक पाथवे को। याद करो एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या आता था? फैक्टर 7, फैक्टर 3, है ना। और पीटी कितना होता है? नॉर्मली पीटी होता है 11 to 16 सेकेंड्स। ठीक है, अगला आता है एपीटीटी। तो इसे बोला जाता है एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, और ये दर्शाता है इंट्रिंसिक पाथवे की दिक्कत को। तो आप खुद सोचो, इंट्रिंसिक पाथवे में आता था 10 यानी कि 12, 11, 9 एंड 8, और इसका जो नॉर्मल वैल्यू होता है वो लगभग 25 से 35 सेकेंड के बीच में माना जाता है। तो इन दोनों में ना कंफ्यूजन जरूर आती है कि पीटी किसके लिए था और एपीटीटी किसके लिए था। तो याद रखना कि इस पाथवे में आप लिखोगे कि पीटी जो है वो कौन से पाथवे के लिए है, वो है एक्सट्रिंसिक पाथवे के लिए, और एपीटीटी किसके लिए है, वो है इंट्रिंसिक पाथवे के लिए। तो हमने एक निमोनिक बना लिया पेट कि पीटी मुझे एक्सट्रिंसिक पाथवे की दिक्कत दर्शाता है। फाइनली जो आखिरी टाइम आपको याद करना है दैट इज गोइंग टू बी द थ्रोम्बिन टाइम। थ्रोम्बिन टाइम सिर्फ एक चीज मेजर करता है, वो है फिब्रिनोजन। तो क्या होता है फिब्रिनोजन? वो होता है फैक्टर नंबर 1। तो फिब्रिनोजन से रिलेटेड, फैक्टर 1 से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होगी तो फिर थ्रोम्बिन टाइम बढ़ेगा। यानी कि अगर किसी ने कहा कि ए फिब्रिनोजेनीमिया है या फिब्रिनोजन नहीं है बॉडी में, तो कौन सा ब्लड टेस्ट कराओगे? आप कराओगे थ्रोम्बिन टाइम। लास्टली यूरिया क्लॉट सॉल्युबिलिटी टेस्ट किसके लिए करते हैं? ये किया जाता है फैक्टर 13 के लिए। अभी अभी हमने पढ़ा था फैक्टर 13 का दूसरा नाम है लैकी-लोरैंड फैक्टर, और लैकी-लोरैंड फैक्टर को एक और नाम दिया गया है दैट इज द फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो इसके लिए एक अलग टेस्ट है दैट इज यूरिया क्लॉट सॉल्युबिलिटी टेस्ट। तो सिंपल ब्लीडिंग टाइम फॉर प्लेटलेट, क्लॉटिंग टाइम पूरे क्लॉट बनने के प्रोसीजर को, पीटी हमें एक्सट्रिंसिक पाथवे बताता है, एपीटीटी इंट्रिंसिक, टीटी के लिए सिर्फ
फिब्रिनोजन फैक्टर 1 के बारे में, यूरिया क्लॉट सॉल्युबिलिटी टेस्ट फैक्टर 13 के बारे में। ये जो हमारी पीटी एपीटीटी की स्टडीज होती है स्पेशली, इनसे पूछा जाता है कि इनको करने के लिए आप कौन सा वाला वैक्यूटेनर यूज करते हो, तो वी यूज द ब्लू कलर वैक्यूटेनर। ब्लू कलर वैक्यूटेनर की डिटेल्स मैंने बिल्कुल हेमेटोलॉजी के एंड पे जो वैक्यूटेनर्स पढ़ाए हैं उसके अंदर दे रखी है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन कि ये सब टेस्ट तो हमने पढ़ लिए, बट प्लेटलेट की डिजीजेस का नाम क्या है। तो अगर फंक्शन में कोई दिक्कत है तो जल्दी से मुझे बताओ कि स्टेप नंबर 1 में जब वो प्लेटलेट अडेशन हो रहा था तो GP1B9 यूज हो रहा था। GP1B9 का अगर किसी को डिफेक्ट होगा तो उस डिजीज को बोला जाता है बर्नार्ड सूलियर सिंड्रोम। एंड जैसे कि आपने अभी पढ़ा, बर्नार्ड सूलियर में बी फॉर बिग या जायंट प्लेटलेट्स देखे जाते हैं, बी फॉर बिग या जायंट प्लेटलेट्स। GP2B3 है जो आखिरी स्टेप में यूज हो रहा था, अगर उसमें कोई दिक्कत आएगी तो उसे बोला जाएगा ग्लैंड्समैन थ्रोम्बोस्थीनिया। अब दिक्कत ये है कि एग्जाम में जाके GP1B9 और GP2B3 याद रहता है, किससे कौन सी डिजीज होती है वो हम भूल जाते हैं। तो जैसे 1 नंबर पहले आता है, 2 और 3 बाद में आते हैं, तो आप पहले 1 लिखोगे, फिर 2, फिर 3। सिमिलरली B अक्षर पहले आता है और G अक्षर बाद में आता है, तो पहले वाले के साथ बर्नार्ड सूलियर और दूसरे और तीसरे के साथ ग्लैंड्समैन थ्रोम्बोस्थीनिया। अगला आता है जो 2 ग्रैन्यूल्स पड़े थे, अगर अल्फा ग्रैन्यूल का डिफेक्ट है तो A फॉर अल्फा, A फॉर एजेड प्लेटलेट। प्लेटलेट ऐसे लगते हैं जैसे प्लेटलेट बूढ़े हो गए, तो बूढ़े लोगों की पहली निशानी सफेद बाल, यानी कि इसको बोला जाएगा ग्रे प्लेटलेट सिंड्रोम। दिस विल बी नोन एज ग्रे प्लेटलेट सिंड्रोम। और अगर डेल्टा ग्रैन्यूल का प्रॉब्लम है तो इसके लिए बिना निमोनिक के याद करा, एंड दैट इज नोन एज हर्मान्स्की पडलक सिंड्रोम। तो ऐसा क्या होता है कि हम पहचान लेंगे एग्जाम में कि हर्मान्स्की पडलक सिंड्रोम दिया गया। इस पेशेंट में एल्बिनिज्म होता है, ऑक्यूलो क्यूटेनियस एल्बिनिज्म। ऑक्यूलो यानी कि आंखों का रंग फीका होगा, क्यूटेनियस यानी स्किन का जो कलर है वो भी डाउन होगा, पिगमेंटेड नहीं होगा। तो रिमेंबर इट इज गोइंग टू बी द ऑक्यूलो क्यूटेनियस एल्बिनिज्म। ये है हमारे प्लेटलेट के फंक्शनल डिफेक्ट। पहले के साथ बी रखना, 2-3 के साथ जी रखना, अल्फा ग्रैन्यूल के साथ एज करा देना, दैट इज ग्रे प्लेटलेट, एंड डेल्टा ग्रैन्यूल के साथ हर्मान्स्की पडलक सिंड्रोम। तो ये फंक्शन का प्रॉब्लम था। अगर प्लेटलेट की काउंट का प्रॉब्लम आ गया तो काउंट यानी कि काउंट कम होने को क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो इस डिजीज को बोलेंगे ITP, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिक पर्प्यूरा। तो प्लीज रिमेंबर पहले इसको बोला जाता था इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिक पर्प्यूरा। इडियोपैथिक यानी कि किसी को इसका जो कारण था वो नहीं पता था, अब एटलीस्ट इतना पता है कि कुछ एंटीबॉडी की दिक्कत हो रही है इसमें, तभी प्लेटलेट का काउंट नीचे जा रहा है। तो ये एंटीबॉडी की दिक्कत है, प्लेटलेट का काउंट नीचे जा रहा है, और मरीज को तो रैश होगा ही होगा, पर्प्यूरा स्किन पे बनेगा ही बनेगा। तो ये जो एंटीबॉडीज बन रही है वो किसके अगेंस्ट बन रही है। तो मैम जितने भी आपने GP पढ़े थे ना प्लेटलेट के, पहले स्टेप में GP1B9 पढ़ा था, दूसरे में पढ़ा था GP2B3 है, तो क्या ये इनमें से किसी के भी खिलाफ एंटीबॉडी बन सकती है? बिल्कुल, प्लेटलेट के किसी भी पार्ट के खिलाफ एंटीबॉडी बनेगी। और ITP जो होगा वो 2 प्रकार का होगा, अक्यूट ITP एंड क्रॉनिक ITP। हम अक्यूट ITP की कहानी याद कर लेते हैं ताकि क्रॉनिक को उल्टा बना के अपने आप याद कर पाए। तो अक्यूट ITP जो है वो बच्चों में ज्यादा देखा जाता है, जिसमें मदर आपको कहेगी कि बच्चे को 2 से 4 हफ्ते पहले किसी प्रकार की वायरल इन्फेक्शन हुई थी, सोर थ्रोट हुआ था, गला खराब, खांसी जुकाम, ऐसी इन्फेक्शन की हिस्ट्री होगी, जिसके चलते प्लेटलेट का जो काउंट था वो कम हो गया था, लगभग 50,000 से भी नीचे गिर गया था। पर मदर ने कहा कि ज्यादा कुछ नहीं, ब्लड चढ़ा था, बट ऐसी कोई एंटीबायोटिक या कोई एंटीवायरल या कोई दिक्कत नहीं हुई थी और कोई और दवाई नहीं चढ़ी थी। तो प्लीज रिमेंबर 6 महीने के अंदर अंदर मदर विल से प्लेटलेट धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ और बच्चा ठीक हो गया। मतलब कोई खासा ट्रीटमेंट नहीं लगी, सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, बस आप सपोर्ट करके उसका प्लेटलेट काउंट ब्लड चढ़ा के ठीक रखो, बच्चा ठीक हो जाएगा। ये तो था अक्यूट ITP। पर क्रॉनिक ITP जो है वो उल्टा करो, वो अडल्ट्स में देखा जाता है, उसमें ऐसा कोई भी हिस्ट्री नहीं आता वायरल इन्फेक्शन का, तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि प्लेटलेट काउंट गिरता क्यों जा रहा है। और पता है कितना गिरता है, 5,000 से भी कम गिर सकता है, ये 10,000 5,000 की रेंज में आता है, तो मरीज को स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ना कि ये रहता भी बहुत लंबे समय तक है। क्रॉनिक बोला ना तो ये 6 महीने से ज्यादा रहेगा, 6 महीने से ज्यादा रहेगा तो सिर्फ आप खून चढ़ा के तो मरीज को जिंदा नहीं रख पाओगे, आपको क्या देने पड़ेंगे, स्टेरॉइड्स। सो रिमेंबर अक्यूट ITP की कहानी याद करी तो क्रॉनिक ITP की कहानी हो गई ऑपोजिट। अब फाइनली ये सारे प्लेटलेट की प्रॉब्लम्स और दिक्कतें थी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं।
क्लॉटिंग पाथवे की क्या क्या दिक्कत हो सकती है? तो क्लॉटिंग पाथवे की दिक्कत होती है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट हिस्ट्री आपको आती है वो आती है नी जॉइंट स्वेलिंग की। क्यों? क्योंकि बच्चे के नी में ब्लीडिंग हो रही होती है, इस वजह से बच्चे के नी में बहुत पेन होता है ब्लड के कलेक्शन की वजह से, तो उसे हीमोफीलिया में बोला जाता है। हीमोफीलिया ए एंड बी। हीमोफीलिया ए जैसे कि आप ए बोलते हो वैसे ही आप 8 बोलते हो, तो फैक्टर 8 का डेफिशिएंसी हो गया हीमोफीलिया ए, एंड फैक्टर 9 का डेफिशिएंसी हो गया हीमोफीलिया बी। फैक्टर 9 को क्रिसमस फैक्टर भी बोला जाता है, इस वजह से हीमोफीलिया बी का दूसरा नाम इज ऑल्सो नोन एज द क्रिसमस फैक्टर। आई होप यू रिमेंबर कि ये वही डिजीज है जो रॉयल फैमिली में भी चल रही है, राइट? तो इसको रॉयल डिजीज भी बोलते हैं कई बार। अब मुझे बताओ फैक्टर 8 हो या 9 हो, ये आते कौन से पाथवे में? ये 10E10 वाले पाथवे में आते हैं। तो 10E यानी कि इंट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे के लिए टेस्ट जो खराब होगा वो एपीटीटी का होगा, यानी कि दोनों मरीजों में चाहे वो हीमोफीलिया ए और बी हो, पीटी हमेशा नॉर्मल रहेगा, एपीटीटी हमेशा बढ़ेगा। तो जानेंगे कैसे कि हीमोफीलिया ए है या हीमोफीलिया बी है? क्योंकि दोनों में सिर्फ एक चीज बढ़ी है, वो है एपीटीटी। तो आप फैक्टर 8 और फैक्टर 9 का लेवल टेस्ट करा लो ना। इसमें फैक्टर 8 ऐसे में दिक्कत आएगी, फैक्टर 8 की रिपोर्ट में आएगा कि फैक्टर 8 कम है, और फैक्टर 9 की रिपोर्ट में अगर आ गया कि फैक्टर 9 कम है, तो फिर आपको पता लग जाएगा कि अच्छा ये हीमोफीलिया बी है। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या करोगे? हीमोफीलिया ए की ट्रीटमेंट में हम देते हैं क्रायोप्रेसिपिटेट। अभी जब आप ब्लड बैंक पढ़ोगे इसके बाद तो आप देखोगे कि क्रायोप्रेसिपिटेट वो ब्लड प्रोडक्ट है जिसमें 4 चीजें हमने अधिक मात्रा में रखी हैं। वो क्या क्या है? एक है फैक्टर 8 बहुत ज्यादा होता है, तभी तो इस डिजीज की ट्रीटमेंट में दे रहे हैं। फैक्टर 8 का एक भाई है जो हमेशा साथ साथ घूमता है, वो की है वॉन विलेब्रेन फैक्टर। तो ये दोनों जो साथ साथ घूमता है इन्हें तो रखेंगे। उसके अलावा फैक्टर 1 पहला वाला फैक्टर और आखिरी वाला फैक्टर ये इसमें ज्यादा होते हैं। तो क्रायोप्रेसिपिटेट में फैक्टर 8 वॉन विलेब्रेन, फैक्टर 1 फैक्टर 13 होता है। हीमोफीलिया बी फैक्टर 9 का प्रॉब्लम है, तो क्रायोप्रेसिपिटेट देके तो खासा कोई इंप्रूवमेंट होगा नहीं, तो हम इन पेशेंट्स को देते हैं फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, क्योंकि बाकी सारे जो फैक्टर्स हैं वो जरूर फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा में मरीज को मिलेंगे। सो ये हो गया हमारा क्लॉटिंग फैक्टर का प्रॉब्लम। अब आता है वॉन विलेब्रेन डिजीज, जो दोनों का मिश्रण बना दो तो फिर एक वॉन विलेब्रेन डिजीज है। मतलब पहले तो मुझे ये बताओ, नॉर्मल जो वॉन विलेब्रेन फैक्टर है अगर उसका फंक्शन पूछा जाए तो क्या होगा? सबसे पहले आप कहोगे कि मैम ये प्लेटलेट फंक्शन में जरूर काम आता है। कैसे आता है प्लेटलेट के फंक्शन में? क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि GP1B9 को अगर किसी के साथ मिलना था तो वो वॉन विलेब्रेन फैक्टर के साथ ही मिल सकता था, तो हाँ प्लेटलेट के काम के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा फंक्शन ये है कि ये फैक्टर 8 का भाई है, फैक्टर 8 इसके बिना कुछ नहीं कर सकता, मतलब वॉन विलेब्रेन फैक्टर वो बड़ा भाई है। जब तक बड़ा भाई है तब तक ये छोटा भाई कुछ कुछ काम तो कर लेगा, जिस दिन बड़ा भाई काम करना छोड़ गया उस दिन तो ये छोटा भाई कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो ये दोनों हमेशा साथ में चलते हैं। अब मुझे बताओ, अगर किसी को वॉन विलेब्रेन डिजीज हुआ यानी कि वॉन विलेब्रेन फैक्टर की डेफिशिएंसी देखी गई किसी के अंदर, तो आप ये जानोगे कि उसके प्लेटलेट काम करना बंद कर जाएंगे। अगर प्लेटलेट काम करना बंद कर जाते हैं तो कौन सा टेस्ट है जिसका वैल्यू बढ़ता है? प्लेटलेट में दिक्कत मतलब मैम ब्लीडिंग टाइम बढ़ा। दूसरा, अगर वॉन विलेब्रेन फैक्टर का डेफिशिएंसी है तो फैक्टर 8 तो सबसे पहले कहेगा भाई नहीं है तो मैं भी काम नहीं करूंगा। अब मुझे बताओ फैक्टर 8 मतलब 10E10 मतलब इंट्रिंसिक पाथवे, फैक्टर 8 ने काम करना बंद करा तो एपीटीटी बढ़ेगा, पीटी पे कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो ओवरऑल प्रोफाइल अगर देखा जाए ब्लीडिंग टाइम बढ़ता है, पीटी नॉर्मल रहता है और एपीटीटी भी बढ़ता है। इसे बोला जाता है वॉन विलेब्रेन डिजीज। और ट्रीटमेंट के लिए क्या करते हो आप? ट्रीटमेंट के लिए हमें ऑलरेडी पता है कि क्रायोप्रेसिपिटेट है जो दोनों भाइयों को लेके चलता है, उसमें फैक्टर 8 और वॉन विलेब्रेन फैक्टर दोनों भाई हैं। तो मतलब अगर फैक्टर 8 की दिक्कत हुई जैसे कि हीमोफीलिया ए में हुई थी तो भी मैंने क्रायोप्रेसिपिटेट दिया था, और वॉन विलेब्रेन फैक्टर की डेफिशिएंसी हुई तो भी मैंने क्रायोप्रेसिपिटेट दिया। तो दोनों भाइयों की कोई भी दिक्कत हो, देना दोनों को क्रायोप्रेसिपिटेट है। चैप्टर खत्म करने से पहले जल्दी से एक बार समरी कर लो कि अगर बर्नार्ड सूलियर के बारे में पूछा, ये तो प्लेटलेट की दिक्कत है। प्लेटलेट की दिक्कत में क्या बढ़ता है? ब्लीडिंग टाइम। ग्लैंड्समैन थ्रोम्बोस्थीनिया और आईटीपी ये सारे मैम प्लेटलेट की दिक्कत है। प्लेटलेट की सब दिक्कत में सिर्फ ब्लीडिंग टाइम बढ़ेगा। वेरस जब मैंने बात करी हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी, ये इंट्रिंसिक फैक्टर के प्रॉब्लम्स थे, फैक्टर 8 फैक्टर 9। तो अगर इंट्रिंसिक फैक्टर में प्रॉब्लम है तो क्या बढ़ेगा?
एपीटीटी बढ़ेगा। ओके, वॉन विलिब्रियन डिजीज में क्या है, दोनों चीजें। मैम वॉन विलिब्रियन डिजीज में प्लेटलेट की भी दिक्कत हो रही है, फैक्टर 8 की भी दिक्कत हो रही है। प्लेटलेट की दिक्कत हो रही है, इस वजह से ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाता है। फैक्टर 8 की दिक्कत हो रही है, इस वजह से एपीटीटी बढ़ जाता है। दिस इज जस्ट अ वेरी क्विक समरी ऑफ व्हाट ऑल वी स्टडीड एंड फाइनली दैट फिनिशेस ऑफ आपका प्लेटलेट का चैप्टर। अब जो आखिरी चैप्टर आपको पढ़ना है पैथोलॉजी में वो है ब्लड बैंकिंग, फोटोज देखनी है और साथ में जो भी मिसलेनियस पिक्चर्स आपको देखनी जरूरी है वो भी उसी में ऐड करिए, जैसे कि वैक्यूटेनस।